हवेली में दोहरी खुशी का माहौल है। एक खुशी तो महादजी सिंधिया की सेना तैयार हो जाने की और दूसरी खुशी जमुनाबाई के जन्मदिन की। जन्मदिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन उसी समय एक खबर के आने से पूरे माहौल पर उदासी छा जाती है और यह मनहूस खबर थी बालाजी बाजीराव के स्वर्गवासी हो जाने की। भविष्य में क्या किया जाए, इस बात का होलकर जी से मशवरा करने के लिए महादजी इंदौर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन पुणे में हालात कुछ और ही थे। वहां रघुनाथ राव और आनंदीबाई दरबारी पंडितों को अपने साथ मिलाकर अशुभ नक्षत्रों और ग्रहों के बहाने 16 वर्षीय माधवराव की ताजपोशी रुकवा देने की साजिश कर रहे थे। महादजी के होलकर जी से मिलने पर सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सूबेदारी अपने बलबूते पर हासिल कर लें। इसलिए लश्कर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब बालाजी जनार्दन माधवराव को रघुनाथ राव द्वारा उनकी ताजपोशी रुकवा देने के षड्यंत्र से खबरदार करके इस साजिश को नाकाम बना देने की तरकीब भी बता देते हैं, तो माधवराव खुश होकर उन्हें फड़नवीस की पदवी प्रदान करते हैं, नाना फड़नवीस। उधर जब एक मराठा सरदार मानाजी फड़के रघुनाथ राव को 40 लाख रुपए देने का लालच देकर महादजी की सूबेदारी अपने नाम करवाने की बात करता है, तो रघुनाथ राव उसे इस सूबेदारी पर हक जताने वाला सिंधिया खानदान का कोई और दावेदार ढूंढ लाने का मशवरा देता है। जी कैसा है? सफर में थकान तो नहीं हुई ना? नहीं, ठीक हूं। महादजी का लश्कर देखा? देखा। तुमने जो मदद की और कर्ज दिया काम आएगा। बिल्कुल फ्रांसीसी ढंग से लश्कर की तरबियत की है। हमारा लश्कर साथ हो जाए तो मेवाड़ के राजाओं से चौथ वसूल कर लेंगे। पुणे से कोई खबर आई? आपके दूत ने भेजी है। वहां राघोबा और माधवराव जी के बीच में रस्सा कशी चल रही है। कह रहा था कि माधवराव की कद्दी नशीनी होने वाली है। रख लो। अच्छा है, माधवराव जी पेशवा बन जाएं तो रुका हुआ खरीदा आ जाएगा, हमारी जागीर मिल जाएगी। कोई और आया था? तोपे ढलवाने के लिए आपने किसी को बुलाया था? नहीं, अब हम भारी तोपें नहीं ढलवाएंगे। महादजी के पास हमने हल्की तोपें देखी जिन्हें ऊंटों पर ले जाया जा सकता है। हम भी वैसी ही तोपें बनवाएंगे। फिर उनसे कहिए कि वो हमें वो तोपे दिखा दें। अपने लिए बनवा लेंगे और उनके लिए भी। रकम बाद में ले लेंगे। ठीक सोचती हो अहिल्या। हमारे हाथ कट गए, खांडे राव नहीं रहे। तुम अकेली हो, मुझे महादजी सिंधिया का साथ देना होगा। आप उदास क्यों होते हैं? अहिल्या, इससे बड़ी क्या तकलीफ हो सकती है कि सब कुछ हो और बारिश ना हो। अब्बा साहब, मानने लगी हूं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये जो जिंदगी है ना,
उसमें भगवान साथ हो तो कोई ना कोई साथ हो ही जाता है। तुम्हें महाजी पर विश्वास है? मालवा में अफगान भी रहते हैं जो तोपे बनाने का काम करते हैं। आप उनकी दुख में मदद भी कर चुके हैं। आपके लिए वो जान भी दे सकते हैं। ठीक कहती हो अहिल्या। वो रिश्ते जो दुख की आग में पकते हैं बहुत देर तक और दूर तक साथ देते हैं। महाजी की हम मदद करेंगे। परम आदरणीय प्रजा पालक, प्रजा रक्षक, अति उदार, विशाल हृदय श्रीमंत माधवराव श्री पेशवा जी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की। आप लोग विराजिए। श्रीमंत, दरबार की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। श्रीमंत, आपकी तख्तनशीनी के बाद पेशवा दरबार के सरदार आपकी सेवा में कुछ नजराने पेश करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं चाहेंगे। काका साहब, अभी हम छोटे हैं, आप सब हमसे बड़े हैं। आप तो हमारे काका जी हैं, पूजनीय हैं। हम आपको और आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहते। आपके नजराने कबूल। हमें तो आपकी वफादारी और आपका आशीर्वाद चाहिए। पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की। श्रीमंत की कीर्ति सूर्य की तरह चमके। आज हमारा पहला दरबार है। हम चाहते हैं जिसको जो फरियाद करनी हो वो कर सकता है। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? श्रीमंत, मैं अपने स्वामी महाजी सिंधिया का दूत हूं। मेरा नाम अंबाजी इंगले। मैं उनकी तरफ से बधाई और नजराने पेश करना चाहता हूं। पांडोबा अत्रे क्यों नहीं आए? श्रीमंत, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने महाजी सिंधिया की इजाजत से मुझे यहां भेजा है। अब महाजी सिंधिया सेनापति नहीं है, इसलिए उनका नजराना कबूल नहीं किया जा सकता। तुम भी उनके दूत नहीं माने जा सकते। तो फिर श्रीमंत पेशवा जी महाराज से मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे एक फरियादी माना जाए और मेरी फरियाद सुनी जाए। माना। बोलो।
स्वर्गवासी पेशवाजी महाराज की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो। बड़े न्यायी थे, इसलिए उन्होंने मेरे स्वामी से सिर्फ उस वक्त तक के लिए अधिकार लिए थे जब तक कि वो स्वयं आकर ये न बता दें कि पानीपत की लड़ाई के बाद इतने महीने वो कहां रहे, उनकी सेवा में हाजिर क्यों नहीं हुए। हम जानते हैं। श्रीमंत, मेरे स्वामी घायल होने के बाद अब ठीक हो गए हैं और अब ऐसी अवस्था में हैं कि स्वयं हाजिर होकर यह सिद्ध कर सके कि वो विश्वास और सम्मान दोनों के अधिकारी हैं। ये बहस करने का अवसर नहीं है अंबाजी इंगले। ये श्रीमंत पेशवा जी के तख्तनशीनी का दरबार है और आज ये दरबार श्रीमंत पेशवा जी के दर्शनों और उनके प्रति निष्ठा दिखाने के लिए है। ये छोटी छोटी बातें उठाने के लिए नहीं। तुम्हें दरबार की ज़ाब्तों और उसकी मर्यादा का कुछ ख्याल होना चाहिए। सत्य वचन श्रीमंत। दरबार में कभी भी कोई बात किसी अनजाने आदमी की मार्फत नहीं उठाई जा सकती। फिर यह मामला विरासत का है श्रीमंत। कोई और है जिसने महाजी के खिलाफ वारिस होने का दावा किया? श्रीमंत, कोई भी मराठा इतना खुदगर्ज और लालची नहीं है कि जिस वक्त पूरा महाराष्ट्र हमारे भाव और आपके पिता के शोक में डूबा हुआ है और आज जब आपके सम्मान में नतमस्तक है, अपने छोटे निजी स्वार्थ की बात भी सोच सके। श्रीमंत, आज का दरबार मराठा राज्य के भाग्य और भविष्य के संधि स्थल पर खड़ा है। कल ही हम पर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन आज हम आपकी ओर देख रहे हैं और जब हम आपकी ओर देख रहे हैं तो निजाम हैदराबाद हमारे राज्य की ओर बुरी निगाह से देख रहा है। हम उसे देखेंगे या इस मामले पर गौर करेंगे? सबका एक ही विचार है। हमने आपकी फरियाद सुन ली, हम जरूर ध्यान देंगे, लेकिन आज नहीं। ऐसा हमारे दरबार का फैसला है। हमें आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। मुझे भी कल के दरबार से लग रहा है कि साजिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। जो छोटी उम्र के हैं वो कम उम्र के पेशवा के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें शुबा है बाला जनार्दन पर, जिसे फडणवीस अपना मुंशी बना लिया। कल तुमने देखा क्या? कल जब हम दरबार में अड़ गए थे और माधवराव ने हमारी बात मान ली थी, उसने नाना की तरफ देखा। जब उसने इशारा किया तब माना। आपका मतलब बाला जनार्दन फडणवीस नहीं सलाहकार है? हमने उस दिन बात की थी सिंधिया जागीर के वारिस की। किसी को खड़ा करो। ये अचानक आपको कैसा ख्याल आया? अब हम महाजी की नहीं माधवराव की बात कर रहे हैं। वो अपनी चलाना चाहता है और अगर उसकी पहली बात चल गई तो और चलाएगा। हमें उसकी पहली बात को ही काटना होगा। जिस तरह उज्जैन में चिमनाबाई ने श्रीमंत पेशवा के सामने अपना मामला पेश किया था, अब उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं जो महाजी के खिलाफ आवाज उठा सके। वैसे विरासत पे तो हक जानको जी का है ना? क्या जानको जी की बात नहीं उठाई जा सकती? जानको जी की बात? तुमने सुना नहीं सदाशिवराव के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि वो मरे नहीं, जिंदा हैं, साधु बनकर घूम रहे हैं। मैं समझा नहीं। जान को जो कभी मरते हुए किसी ने नहीं देखा, उसे भी जिंदा समझा जा सकता है। हो सकता है। श्रीमंत की जय हो। गणेश राव, तुम तो पानीपत में मारे गए थे ना? तुम्हारी तो अंत्येष्टि भी हो गई थी।
सैकड़ों ऐसे लोग हैं श्रीमंत जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया, हालांकि वो कैद में थे या घायल थे। अब आ रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरे साथी। तुम्हारे साथी? हम 70 थे श्रीमंत, 65 ही वापस आ पाए। तुम्हारे साथ हमारे सरदार या खानदान की कुछ खबर? नहीं श्रीमंत, सारे बड़े सरदार काम आए। सिंधिया सरदारों के बारे में कुछ सुना? वे तो सब मारे गए, बस सुना है जानको जी जिंदा पकड़े गए थे, फिर मालूम नहीं उनका क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानको जी मारे नहीं गए। ये बात सच है? सच क्या है ये तो भगवान ही जाने श्रीमंत। लोगों ने खुद हमारे बारे में भी कह दिया था कि हम मारे गए, जबकि हम जिंदा हैं। गणेश राव, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा वापस आ गए। अरे तुम तो अब तक हमारे साथ गए थे, हम जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, तुम फिर आना। श्रीमंत की जय हो। जिन्हें मुर्दा समझ लिया गया था वो आ रहे हैं, फिर तो जानको जी भी आ सकता है। ये कहकर महाजी का मामला रुकवाया जा सकता है। आप ऐसा कहकर बात चलने ही न दें। इसे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जानको जी मर गया है। लेकिन जानको जी वो कौड़ी है जिससे बाजी खेली जा सकती है। तुम वो सिंधिया की जागीर खरीदने वाली 40 लाख की असामी को थामे रखना। हम तो सोच ही रहे हैं, तुम भी सोचो। अरे विसा जी, माने तुम? बैठो। तुम कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई। दरबार में क्या हुआ? कुछ बात बनी? बन तो जाती, पर लगता है नए पेशवा महाजी को सूबेदार बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं, पेशवा जी जिस पांडवातुरे को अपने पास रखे हैं वो महाराज का दूत है। बरोबर, उसी ने दरबार में नजराना और अर्जी पेश करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? रघुबा दादा ने रुकवा तो दी, लेकिन मामला फिर उठेगा। तब कैसे रोकेंगे, मसला ये है। अरे तुम तो जानको जी के कारकुन रहे हो ना? पूरे 6 बरस। क्यों? बस अब एक जानको जी हैं जिनकी बात उठाकर महाजी की सूबेदारी रुकवाई जा सकती है। कि वो मरे नहीं और पानीपत में किसी ने भी उन्हें मरते भी नहीं देखा। बरोबर, 6 साल से जासूसी जो कर रहे हो उसने तुम्हारी अकल तेज कर दी है। माने अगर ये साबित कर दिया जाए या खबर ही फैला दी जाए कि जानको जी जिंदा है, तो पेशवा महाजी को सूबेदार नहीं बनाएंगे। तो फिर रघुबा दादा या तो सीधे या नीलामी में मुझे आगरा और अजमेर की सूबेदारी दिला देंगे। आप एक बात बताइए, आपके लिए रघुबा दादा मान गए हैं ना? क्यों? पहले आप ये बताइए। मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कह दिया है कि सिंधिया की सूबेदारी के 30 लाख मिल सकते हैं। वो तैयार हो गए। मुझ पर उनको विश्वास है। और फिर आनंदी बाई और मेरी पत्नी सहेलियां हैं। तो समझिए काम बन गया। कैसे? आप मेरे साथ आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन कुछ बताओ तो। जानको जी जिंदा है ये कहा ही नहीं, दिखाया भी जा सकता है। मैं दिखाऊंगा, आइए। कहां?
मैं जासूस हूं, मेरा विश्वास कीजिए। आइए। वैसाजी माने, तुम जिस आदमी को दिखाने मुझे ले जा रहे हो वो आदमी है कौन? विठल जी थोरात उसका नाम है। बेलगाम की तरफ का एक मामूली आदमी है। बीवी को छोड़ रखा है, यहां उसका कोई नहीं है, लेकिन देखोगे तो हैरान रह जाओगे। आपने जनकोजी को तो देखा है ना? हाँ, एक दो बार, मगर शक्ल याद है। बस तो समझिए आपका काम हो गया। आप कहते थे जानकोजी जिंदा हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, अपना हक मांगकर महाराज जी का हक रुकवा सकते हैं, हा? बस ये काम वो आदमी कर सकता है। अच्छा, चलो देखते हैं। चलो। बहू जानकोजी, क्या दो आदमी इतने एक जैसी शक्ल के हो सकते हैं? मैं जानकोजी का 6 साल कारकुन रहा हूं। मैं खुद चकरा गया। दिमाग में वही ख्याल आया जो अब आप सोच रहे हैं। जानकोजी क्या पानीपत से बचकर आ गए या कैद से निकलकर भटक रहे हैं? कहीं चोट लगने से या सदमे से याददाश्त तो नहीं खो गई होगी? क्या कहा? याददाश्त? हाँ। यानी अगर इसे जानकोजी बनाकर पेश किया और बातचीत में पूरा नहीं उतरा तो कह देंगे कि दिमाग पर असर होने से याददाश्त जाती रही। नहीं, इसे तब तो जानकोजी नहीं मानेगा। कह देंगे कोई हम शक्ल है, उनसे मिलती जुलती शक्ल का कोई दूसरा आदमी है। तो इसे सिखाना पड़ेगा, तरबियत देनी पड़ेगी, जानकोजी की सब बातें बतानी पड़ेंगी, उनकी चाल ढाल बर्ताव उन जैसा करना पड़ेगा। वाह, ये काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं ही करूंगा। जानकोजी का क्या है जो मैं नहीं जानता? क्या बात है, क्या लोगे सबका? ये क्या लेगा, मैं क्या लूंगा, आप क्या लेंगे और रघुबा दादा क्या लेंगे, ये सब तो तय करने की बात है। तो तय कर लें? नहीं, पहले रघुबा दादा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये झूठ उनकी मदद के बिना नहीं चलेगा। जरूरत आपकी है, उनकी भी है। कह दीजिए 30 लाख की आसामी आप है, तुर्क की दुग्गी ये है और इसे इक्का बनाने वाला मैं हूं। क्यों? चलिए। सोच क्या रहे हो फड़के? खेल खेलो, फैला दो ये अफवाह कि जानकोजी जिंदा है। पेश करो ये दावा कि सिंधिया का असली वारिस वही है। ये जो हमारा भतीजा है ना पेशवा, वो सिंधिया और होलकर के लश्कर को बुलवाकर हमारी ताकत कम करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। थोड़ा खड़ा करेंगे, जिस तरह रावण ने खड़ा किया मरीच को सोने का हिरण बना के। लेकिन ये झूठा दावा क्या दूर तक चल पाएगा? ना चलने दो। अब अगर महाजी को सूबेदारी मिल गई तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं।
और अगर रुक गई तो तुम्हें मिल सकती है। जाता कुछ नहीं फड़ के, हाँ मिल बहुत कुछ सकता है। ठीक है, मैं विसाजी माने को इस काम पे लगाता हूं। लेकिन तुम मुझे बीच में नहीं लाओगे, सिर्फ रुपए दोगे और विसाजी माने उसे तैयार करेगा। इस बीच जोर शोर से अफवाह फैला दो कि जान कुछ जिंदा है। दरबार में और महल में मैं यही जाहिर करूंगा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैंने विसाजी माने से आपके बारे में बात की थी, कहा था आपसे बात करेंगे। कह दो कि बात नहीं की, खतरा है। बड़े लोगों को ऐसी साजिश में शरीक नहीं करते, चुपचाप काम करेंगे और चुपचाप फायदा उठाएंगे। और हां, सिखा पढ़ा कर पहले देख तो लो कि थोड़ा बातचीत में, चाल ढाल में जान कुछ सा है भी या नहीं। ठीक है, यही कहूंगा। इससे उसकी जबान भी नहीं खुलेगी और रुपया मिलते ही जी जान से अपने काम पे लग जाएगा। लेकिन अफवाह अभी माधवराव जरूर पूछेगा कि सिंधिया और होलकर का लश्कर क्यों नहीं बुलवाया, तभी अफवाह काम आएगी। श्रीमंत विश्वास रखें, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा। पहले अपने इस पेशवा भतीजे से निपट लूं और हैदराबाद के निजाम को हरा दूं, उसके बाद पेशवा की पगड़ी होगी मेरे सर पर और तब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। पेशवा बालाजी बाजीराव का स्वर्गवास हो जाने के बाद पुणे के अंदरूनी हालात बिगड़ते देखकर निजाम हैदराबाद एक बार फिर सर उठाता है और अपना लश्कर लेकर पुणे की तरफ रवाना होता है। ज्ञानी दानी, दयालु कृपालु, प्रजापालक, राज राजेश्वर श्रीमंत माधवराव जी पेशवा दरबार में पधार रहे हैं। बैठिए। कार्यवाही शुरू की जाए। श्रीमंत, अचानक एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमने निजाम हैदराबाद को हराया। संधि के मुताबिक उसे किले और खिराज देना थे, लेकिन पानीपत के हालात से फायदा उठाकर न सिर्फ उसने शर्तें तोड़ी बल्कि एक फौज तैयार करके पुणे की तरफ बढ़ रहा है। उसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जरूर दीजिए। उन्हें सबक सिखाइए। उन्हें सबक सिर्फ आप सिखा सकते हैं। सेनापति आप होंगे। विश्वास कीजिए श्रीमंत, स्वर्गीय भाऊ ने उदगीर में निजाम से घुटने टिकवाए थे। हम तो उसके घुटने ही तोड़ देंगे। आपकी छत्र छाया में उसे ऐसा कर देंगे कि ना वो उठ सके ना सर उठा सके। आप सहमत हैं? जी हां श्रीमंत, आपका फैसला हुक्म है। श्रीमंत काका साहब, आप कितना लश्कर ले जाना चाहेंगे? 60-70 हजार। निजाम के पास वो तोपखाना है जिसे इब्राहिम खान गारदी ने तरबियत दी थी। हमारे पास मुकाबले का तोपखाना है जिसे स्वर्गीय पेशवा जी नर्मदा तक ले गए थे और अब वापस आ चुका है। तब सब सरदारों को हुक्म देते हैं वो अपने अपने लश्कर लेकर कूच के लिए पड़ाव पर पहुंचे। कोई सवाल? नहीं श्रीमंत, आपके हुक्म की तामील होगी। श्रीमंत काका साहब, तामील कराइए जल्द से जल्द। तामील होगी श्रीमंत। इंदौर और उज्जैन खबर भिजवाइए, वो भी अपने अपने लश्कर लेकर हाजिर हों।
आपके पड़ाव में हम उन्हें भी देखना चाहते हैं। उसे कसकर बांध देना, हाँ, अच्छी तरह। इस पर कपड़ा जरूर ढक देना, हाँ। नहीं नहीं, वो कपड़ा उसमें चाहिए। ये गिन लिए? जी हाँ। कितने हैं? 5। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। थालियों में सारा सामान सजा दिया है, महत को बता देना। जी माँ जी। अच्छा। पंडितों के लिए सामान तैयार। जी सुनिए, क्या ये नहीं हो सकता कि आप अभी ना जाएं? पंडितों से कोई बात की तिथि निकलवा लें। नहीं जमुना, होलकर जी महाराज ने साफ कहा है कि दशहरे के बाद नर्मदा का पानी कम होते ही हमें चौथ वसूल करने के लिए चढ़ाई कर देनी चाहिए। क्या हुआ? मेरा जी घबराता है। ये बताइए, आपके पास लश्कर कितना है? लड़ाई अगर लश्कर की गिनती से जीती जाती तो हम पानीपत में जीत चुके होते। मैं जान गया हूं जमुना कि हार से कैसे बचा जाता है और जीत को कैसे अपनी मुट्ठी में रखा जाता है। मैं जान गया हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। नहीं, राजपुताना में हम होंगे, जिनसे चौथ वसूल करनी है वो होंगे और हमारी हिम्मत होगी, लेकिन महिलाएं हमारे साथ नहीं होंगी। तुम जानती हो जमुना, पानीपत में हारने का एक कारण क्या था? तुम जानती हो? हमारे साथ महिलाएं थी। मत कहो साथ लेकर जाओ, कहो साथ लेकर आओ। जीत, कीर्ति, सिंधियाओं के नाम और विरासत की सनद। मत देखो इन पिघला देने वाली निगाहों से। तुम्हारी ये आंखें मुझे हमेशा याद रहेंगी। जब भी जाऊंगा याद रखूंगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और जब भी आऊंगा वापस आऊंगा। पंडित हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। प्रणाम। नमस्कार पंडित जी। बैठो बेटी। प्रणाम मां। प्रणाम। पंडित जी, यह सब आपके लिए है। धन्यवाद। मां भैरवी का आशीर्वाद है। शुभ मुहूर्त में जाएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, विजयी होकर लौटेंगे आप। धन्यवाद पंडित जी। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। महाराज जी के लिए प्रसाद भेज रही हूँ, उन्हें दे दीजिएगा। सारी दवाइयाँ अपने पास रखना और समय से खिलाना, बिला नागा। जो आज्ञा। सेनापति हैं आप, पर दवा खाने के समय बिल्कुल नहीं। ये देंगे, आप खाइएगा। खाऊंगा बेटी, खाऊंगा, वचन देता हूं। और दो बातें, बराबर खबर भेजेंगे और
जरा भी तबीयत खराब हो तो आप वापस आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मैंने महाज जी को लिख दिया है। ये चिट्ठी आप खुद उन्हें देंगे। इसमें उन्हें इख्तियार है, तबीयत खराब हो तो आपको वापस भेज दें। तो मैं चलूं? कहिए, लौट कर आऊंगा। महादेव बाधाएं दूर करें, भवानी रक्षा करें। विजयी होकर लौटो बेटी। इन्हें हमेशा अपने पास रखना, पहले की तरह। ओम नमो शिवाय। इस पर हाथ रखिए, मैं मंसूर शाह बाबा को भेजूंगी दरगाह पर दिए जलाने के लिए। मां साहब का और अपना ख्याल रखना। जी। मैं जल्द ही आऊंगा। महाराज, कूच का समय हो गया है, आप प्रस्थान करें। नमस्कार। रानोजी सिंधिया बाप, चिमनाबाई माँ, माजी गांव का नाम श्री गोंदा, कुलदेवी खांडोबा, जिसका मंदिर जेजोरी में, गांव के पास कोर नदी, जहां पे एक इमली का पेड़ है। बारिश में उस पेड़ के पास से नदी को पार किया जा सकता है। घोटा लगा रहे हो विठल जी थोरात? लगा लिया। बहुत पक्का हूं इस काम में। बहुत अच्छी। असल में पहले उधार लिया करता था ना, इसीलिए याद रखता था किससे कितना लिया, कब लिया और कब नहीं दिया, और आगे कब लेना है। अच्छा, तो अब ये बताओ, जानको जी का गांव? श्री गोंडा। सिंधिया परिवार का कुल देवता? खांडोबा। उनका मंदिर? जेजोरी में। आज पेशवा दरबार में खड़ा कर दो, साबित कर दूंगा कि मैं ही जानको जी हूं। फिर देखना, बन जाऊंगा आगरा और अजमेर का सूबेदार।
तुम इतने सपने मत देखा करो सूबेदारी के, हैं? अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। अपनी बोली से पकड़े जाओगे। परसों तुम बात करते करते ऐसे मराठी बोलनी शुरू कर दी जैसे तुम्हारे गांव करौंजा में बोलते हैं, जबकि जानको जी कभी करौंजा नहीं गए। देखो, बहुत कड़ा इम्तिहान है। पूरा पेशवा दरबार तुम पर टूट पड़ेगा। बरोबर। तो तुम क्यों नहीं बन जाते जानको जी? मैं बन तो जाता अगर ये थोबड़ा तुम्हारे नहीं मेरे घर पे होता। अब मेरे साथ तुम उज्जैन चलो। मेरा जुलूस निकालोगे वहां उज्जैन में? तुम्हें दिखाना है कि जानको जी कहाँ रहते थे। उनकी ड्योढ़ी, बाड़ा, मंदिर, बाजार, अस्तबल। अस्तबल? ये अस्तबल कहां से आ गया? मराठा सरदारों को अपनी हवेली में 2 ही जगहों का पता होता है। एक उनका रनबास जहां उनकी रानियां रहती हैं, दूसरा अस्तबल जहां घोड़े होते हैं। रानियां नहीं दिखाओगे? अपनी तो छोड़ दी, अब जानको जी का रनबास देखोगे। उनकी पत्नी जिंदा होती तो तुम्हारी खाल खिंचवा देती। मैं तुम्हें कहां से बताऊं कि वो अपनी पत्नियों से क्या क्या करते थे। उनकी किसी दासी को पकड़ लो, जैसे तुमने मुझे पकड़ा है। वो बता देगी कैसे रहते थे रानियों और रखैलों के साथ। मैं विठल जी थोरात। वाह, तुम्हारा तो दिमाग चलने लगा है। चलो उज्जैन चले, वो भी जान लेंगे जो मैं नहीं जानता। चलो।